बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में अब ऐसी घटनाएं भी होने लगी हैं जिनसे पूरी दुनिया विचलित है। गाजा पट्टी के अल अहली अस्पताल पर हुआ हमला ऐसा ही एक वाक़या है जिसमें लगभग 500 लोगों की जान गई है। हमास ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार माना है, लेकिन जबकि इजराइल ने इसका खंडन किया है और फ़लस्तीनी संगठन को ही इसके लिए कसूरवार बताया है, मगर लगता यही है कि इजराइल के दावे को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो मान लिया है, पर अब अरब दुनिया स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर को हमास के एक अप्रत्याशित हमले से हुई, जिसमें करीब 14,000 इजरायली बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और सैनिक मार डाले गए थे। उस दिन हमास के आतंकी करीब 200 लोगों को, जिनमें औरतें भी शामिल थी, बंधक बनाकर साथ ले गए। ऐसा मानव इतिहास में शायद ही कभी हुआ है। इस हमले के कारण इजराइल में स्वाभाविक आक्रोश की लहर फैल गई और इजरायली खुफिया एजेंसी व सरकार की नाकामयाबी का भूलकर वहाँ के लोग व राजनीतिक दल सरकार के साथ खड़े हो गए। इजराइल सरकार से जनता की स्पष्ट मांग थी कि हमास का पूरी तरह सफाया हो ताकि इजरायली ज़मीन पर ऐसा कोई आतंकी हमला फिर न हो सके। इजराइल समर्थक देशों ने हमास के आतंकी हमले की न सिर्फ निंदा की, बल्कि तेल अवीव को अपना समर्थन भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अक्टूबर को इजरायली समकक्ष बेंजामिन से फ़ोन पर बात करने के बाद यह ट्वीट किया कि भारत के लोग इस कठिन घड़ी में इजराइल के साथ हैं। दुनिया भर की नज़रें इजराइल पर थी कि हमास के इस हमले के बाद उसका कदम क्या होगा। गुजरे 12 दिन बता रहे हैं कि उसकी मंशा स्पष्ट है। इजराइल ने अपनी वायुसेना और मिसाइलों से गाजा पट्टी में भयंकर बमबारी जारी रखी है, जिसके चलते हजारों लोगों की जान गई है। हालांकि इजराइल का दावा है कि गाजा के आम नागरिकों को कोई क्षति न पहुंचे, इसकी वह कोशिश कर रहा है, मगर हमास उन्हें मानव कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने गाजा क्षेत्र में बिजली, खाद्यान्न, ऊर्जा, ईंधन आदि की आपूर्ति रोक दी है। पहले तो पानी की आपूर्ति भी बंद कर दी गई थी, लेकिन अब इसे जारी कर दिया गया है। जिस तरह से उसने उत्तरी गाजा में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को दक्षिण की ओर जाने का फरमान सुनाया था और एक समय सीमा तय कर दी थी, उससे यही लगता है कि हमास को मटियामेट करने के लिए वह हर तरह के कदम उठा सकता है। उसे स्थल मार्ग से गाजा में घुसने से भी ऐतराज़ नहीं। इसी बीच भारत सहित तमाम देशों ने इजराइल से मांग की है कि वह युद्ध कानूनों और मानवाधिकारों का
पालन करें। अल अहली अस्पताल पर हुए हमले के बाद अरब और इस्लामी दुनिया में इजराइल के खिलाफ भावनाएं अधिक गहरी हो गई हैं। इस घटना के बाद जॉर्डन की राजधानी अम्मान में अरब नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का होने वाला शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ इजराइल गए, यहीं से वह जॉर्डन जाने वाले थे। इसे इजराइल और हमास के बीच युद्ध रोकने के राजनीतिक प्रयासों के लिए एक झटका माना जा रहा है। असल में अमेरिका की विदेश नीति में इजराइल का विशेष स्थान है, जिसके कई कारण हैं। अमेरिका में यहूदी लॉबी का स्थानीय राजनीति, मीडिया और वित्तीय क्षेत्र में खासा दबदबा है। यहूदियों की आबादी खासतौर से न्यूयॉर्क में 9वीं सदी से बढ़ने लगी थी। हिटलर के नरसंहार के कारण, जिसमें करीब 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था, अमेरिका में यहूदियों और इजरायलियों के लिए गहरी सहानुभूति बनी, जो बदस्तूर कायम है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इजराइल पर यदि कोई संकट आता है तो अमेरिका का राजनीतिक व सामरिक वर्ग उसे एक प्रकार से अपना संकट मानता है और हर तरह से इजराइल का समर्थन करता है। आज भी यही देखा जा रहा है। बेशक राष्ट्रपति बाइडेन अपना समर्थन जताने इजराइल पहुँचे, लेकिन उनका यह भी मकसद था कि हमास को ख़त्म करने में तेल अवीव को इस तरह से मदद दी जाए कि अरब और इस्लामी दुनिया में वाशिंगटन के प्रति भावनाएं न उत्तेजित होने पाए। यह बहुत कठिन प्रयास है और हमें यह देखना होगा कि अमेरिका क्या इजराइल को गाजा पर ज़मीनी हमले रोकने से रोक सकेगा। बीते कुछ दशकों में अरब और इस्लामी दुनिया का फ़लस्तीन से ध्यान बंटने लगा था। इस कारण खासतौर से वेस्ट बंगाल में इजराइल ने अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। वहाँ उसने न सिर्फ बाड़ेबंदी की, बल्कि अपने लोगों को बसाना भी शुरू कर दिया था। यह सिलसिला 15 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है। फ़लस्तीनियों की नाराज़गी यह भी है कि इजराइल इसी तरह धीरे धीरे उनकी शेष भूमि भी हड़प रहा है। इससे उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो गया है, जिससे जाहिर तौर पर इजराइल फ़िलिस्तीन मसले का हल भी बेहद कठिन प्रतीत हो रहा है। पहले फ़लस्तीनी संगठनों सहित तमाम अरब देश इजराइल के अस्तित्व को ही नकारा करते थे। उनका यह मानना था कि संयुक्त राष्ट्र के जरिए सन 1947 में किया गया इजराइल फ़लस्तीन विभाजन मूलतः फ़लस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ी है। मगर सन 1977 के बाद धीरे धीरे फ़लस्तीनियों के साथ कई अरब देश भी इसी नतीजे पर पहुँचे कि इजराइल के साथ साथ एक स्वतंत्र फ़लस्तीन का कायम होना भी इस समस्या का समाधान है। मिस्र की भी यही राय बन गई थी, मगर लगता है कि इजराइल के नेतागण व सामरिक कूटनीतिज्ञ इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। फिर हाल फिलहाल इजराइल के संबंध कुछ प्रमुख अरब देशों से भी बने, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। इससे इजराइल सरकार को लगने लगा कि वह फ़लस्तीन मसले को नज़रअंदाज कर सकती है। मगर हमास के ताज़ा आतंकी हमले के बाद एक बार फिर फ़लस्तीन का मसला वैश्विक मंच पर बहस के केंद्र में आ गया है।
धन्यवाद।